तो मतलब कि ये बात हमको WWE की तरफ से गलत बताई जा रही है। जैसे आपको पता है जे ऊसो और ब्रॉन ब्रेकर की स्टोरी में ब्रॉन ब्रेकर यही बोल रहे हैं कि तेरे में से मतलब तेरे पूरी ब्लड लाइन में से कभी भी किसी ने मेरी फैमिली के जो बंदे हैं उनको कभी नहीं हराया। लेकिन एक्चुअल में ये स्टैट गलत है, क्योंकि केज मैच जो कि सारे रेसलिंग मैचेस का डेटा अपने पास रखता है, उनके हिसाब से 1993 में ऑलरेडी जो जे ऊसो के फादर यानी कि रिकीशी और सामू ने स्टाइनर ब्रदर्स को ऑलरेडी हराया हुआ है। अब वैसे ये जो मैचेस हैं वो एक डार्क शो यानी हाउस शोज का लाइव का पार्ट थे, तो कभी ये ऐसे टेलीवाइज्ड में काउंट नहीं होता, शायद इस वजह से इसके ऊपर लोगों का इतना फोकस नहीं जा रहा। लेकिन ये चीज कर चुके हैं जे ऊसो के पिताजी और सामू, तो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला फैक्ट गलत है। अब शायद क्योंकि लाइव इवेंट में चीज हुई तो इसलिए इतने ज्यादा मैटर नहीं करती, और जितना WWE ने इसको ऑब्वियस बना दिया, ऐसा लग नहीं रहा कि जल्दी से फेटल 4 वे करवा दो, क्योंकि पता तो है कि जे ऊसो ही जीतने वाले हैं। आपकी प्रेडिक्शन क्या है वैसे, कौन है वो बंदा जो ब्रॉन ब्रेकर को चैलेंज करेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए? स्टोरी के हिसाब से तो भाई जे ऊसो ही लग रहे हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर, वॉइस ऑफ रेसलिंग एपिसोड नंबर 495। और भाई अगर तुम्हारे किसी से कुछ दुश्मनी है, कुछ पंगे हैं, तो एक रिंग बनी होती है उसको सेटल करने के लिए। ये कौन सा तरीका है कि किसी के बचपन का तुम घर ही जला दो? तो जिस समय स्वर्ग स्ट्रिकलैंड और हैंगमैन पेज की फ्यूड चल रही है भाई, उसमें एडम हैंगमैन पेज को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए आना था, लेकिन वो जाते हैं ऐसा डोर नॉक करते हुए, जो कि स्वर्ग का जो है बचपन का घर था, उसमें पूरा वो जो है बिल्कुल तेल मसाला सब कुछ डाल दिया उन्होंने। और भाई क्या कोल्ड शॉट है, जब वो बिल्कुल बैठे हुए हैं, उन्होंने जो मैच टेक है, जो भी लकड़ी में करके उन्होंने करा था वो आग, उसको उन्होंने पीछे फेंका। उसके बाद वो सिप लेते अपनी ड्रिंक का, बिल्कुल ऐसे राजा की तरह वो उस बड़ी सी चेयर में बैठे हुए, उस गद्दी में बैठे हुए हैं। और जो स्वर्ग स्ट्रिकलैंड है उनका रिएक्शन ये, भाई मेरे घर को तुमने क्या तबाह कर दिया। और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने में इसलिए भी कहते भाई पता ही है तुझे भी, मेरे को भी लड़ना है ऑल आउट में, तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बारे में क्या ही चीजें मैटर करती है इतना ज्यादा। और इस पूरे टाइम वो जब कुर्सी में बैठे हुए हैं, जब पूरे घर में जो है वो फ्यूल डाल रहे हैं उसको जलाने के लिए, वो ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं तो पता नहीं क्या ही आदमी। और स्वर्ग के बचपन के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में बहुत सारी पर्सनल चीजें भी वो बोलते हैं। भाई ये कुछ अलग ही मुझे लग रहा है। ऑल इन के बाद AEW में प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है। हाइप वैसे जॉन मॉक्सली के बारे में भी थी, मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते की कैसे उन्होंने बोल दिया है दिस इज नॉट योर कंपनी एनी मोर, लेकिन शायद टोनी खान को बोलने की जगह उन्होंने टोनी शिवानी को बोल दिया था। आज वैसे कुछ इतना दिखा नहीं, मरीना जो उनके साथ ज्वाइन कर चुकी है, उन्होंने बस बैक से अटैक किया। डार्बी एलन के साथ वो बात ही करना चाह रहा था, डार्बी एलन आए नहीं, तो कुछ ऐसी खास प्रोग्रेशन दिख नहीं। लेकिन मैं सोच रहा था कि डायनामाइट में शायद कुछ बहुत होगा अच्छा, बट एक जो तगड़ी चीज डायनामाइट से लगी भाई, यहां से मुझे लगता है लोगों को ना, ये मतलब लोगों को क्या, सुपरस्टार्स को देखना चाहिए कि प्रोमो कैसे डिलीवर करते हैं। डैनियल गार्सिया ने भाई कितने पर्सनल कमेंट कर दिया MJF के बारे में, आप सोच नहीं सकते। वो कहते हैं ये जो तुम मेकअप करता है अपनी एक्नी के स्टार्स, वो एक्नी के स्कार्स को ढकने के लिए, वो जो छोटे छोटे करके हैं MJF के, शायद कभी अगर बिना मेकअप के देखे उन्हें, पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं था, पास से मैंने देखा नहीं, MJF को क्यों देखूंगा मैं। वो ये भी बोलते तो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गया था टर्की में, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये फेक बनने की कोशिश मत कर। जैसे तू ये कहता है कि तुझे AEW बहुत पसंद है, तो फेक करने की कुछ जरूरत नहीं है। मारा बहुत बुरा MJF ने भाई, मुंह से यहां से ऑलरेडी उनका जो खून है वो निकल रहा है, और उसी पे MJF किस कर देते हैं। तो यार ये तो बिल्कुल, ये तो कह सकता हूं मैं AEW में चीजें इतनी एक्सट्रीम कर देते हैं कि भाई लगता है ये ज्यादा तो नहीं हो गया। तो ऐसे कुछ था ये, बट डेफिनेटली ऑल आउट नहीं, ऑल इन के बाद ऑल आउट के लिए भी जो ग्राफ चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है अभी भी AEW का। थोड़ा जॉन मॉक्सली से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है भाई, कुछ करो जल्दी से। अब भाई देखो, ड्रू मैकिंटायर ने मजाक जरूर उड़ाया था शेमस का, लेकिन शेमस ने उस चीज के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। ये आप डिफरेंस देख सकते हो, जब शेमस आए थे और अब कितने ज्यादा वो बेटर लग रहे हैं। और इसी चीज को कोट करते हुए वो लिखते भी हैं, ड्रू मैकिंटायर की भाषा में अगर बोला जाए उनके एक्सेंट में, तो बर्गर आफ्टर बर्गर ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि बैंगर आफ्टर बैंगर की जगह आपको याद होगा ड्रू मैकिंटायर ने बर्गर आफ्टर बर्गर बोला था, बट अब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, अब कोई नहीं बोलेगा। ऐसे बीच बीच में ना रिया रिप्ली को बताना पड़ जाता है कि रियल लाइफ में उनका पार्टनर, उनका पति कौन है, और इसीलिए अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने इस फोटो को डाला बडी मैथ्यूज के साथ में। और यहाँ पे वो लिखती भी है कि मरते दम तक वो जो है बडी मैथ्यूज के साथ ही रहने वाली। वैसे अब मुझे लग नहीं रहा है कोई खास जरूरत है, क्योंकि डोमिनिक के साथ तो उनका पत्ता कट चुका, बट हाँ जे ऊसो के साथ अब शुरू हो रही है सारी कहानी। पॉडकास्ट में उसको अच्छे से डिस्कस किया, हमेशा लिंक आपको पहले मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सुन सकते हो आप लोगों से जाके। बट बताना पड़ जाता है लोगों को कि भाई रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। अरे तुम लोग क्या मजाक उड़ाओगे फिन बैलर जेडी मैकडोना के टैग टीम टाइटल रेन का कि भाई ये डिफेंड नहीं करते? देखो इसको कैसे फ्लेक्स कर रहे हैं फिन बैलर, क्योंकि 72-73 डेज हो चुके हैं कि उन्होंने टाइटल जीता और एक बार भी डिफेंड नहीं किया उसको। तो फिन बैलर ने ट्वीट किया, यहाँ पे लिखते हैं वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। तो भाई मेहनत वगैरह ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, 72 डेज वो लिखते हैं, साथ में टैग वैग भी कर रहे हैं, वो NXT को भी टैग कर रहे हैं वो यहाँ पे, तो ये भी देखा मैंने। तो ये फिन बैलर ने थोड़ा उन्हीं ट्रोल से थोड़े से मजे ले लिया कि भाई मत बात करो, मैंने कितनी बार डिफेंड किया, मैं तो स्मार्ट वर्क करूंगा। भाई
मैं तो ऐसा ही हूँ। ड्रू मैकिंटायर ने कितना भयंकर सीएम पंक पे अटैक किया था, तो इसके बाद उन्होंने अपनी साइलेंस को ब्रेक किया है। ज्यादा कुछ तो नहीं बोला, बट ये ट्वीट उन्होंने किया जिसमें आप बताना ये कौन सी सीरीज कौन सी मूवी से लिया गया है जो ये ऐसा किया जा रहा है। और ड्रू मैकिंटायर भी जो है सेम एनर्जी होने की बात कर रहे हैं। वैसे ड्रू ने यार मेरा ट्वीट तो नहीं चुरा लिया, क्योंकि ड्रू से पहले तो ये ट्वीट भाई मैंने किया था। नहीं, इस बात के लिए मत लपेट देना मुझे, बट ऑब्वियसली जब टेलीविजन पे ड्रू मैकिंटायर का काम इतना तगड़ा रहता है तो सोशल मीडिया पर उसके बारे में बात ना करें जो खुद ही एक सोशल मीडिया स्टार हैं, तो ऐसा तो फिर हो नहीं सकता। जॉन सीना के फेयरवेल टूर के ऊपर एक बार फिर से आ जाते हैं। तो जॉन सीना का लास्ट मैच, रिटायरमेंट मैच अपने इस फेयरवेल टूर में क्या रैंडी ओर्टन के साथ होगा? जब ये सवाल रैंडी ओर्टन से पूछा जाता है कि भाई तुम इस चीज को किस तरीके से देखते हो कि जो लास्ट मैच है वो रैंडी ओर्टन और जॉन सीना का हो, तो वो ये बोलते हैं कि भाई देखो ये ना मेरा काम है सोचने का, ये ना जॉन सीना का है, क्रिएटिव को इस चीज को सोचने दो, और जब वो चीज होती है तो फिर वो नेचुरली ऑर्गेनिक बहुत अच्छा साउंड करती है। ऐसा नहीं होने वाला कि अगर मुझे रिटायरमेंट मैच लास्ट मैच जॉन सीना के साथ नहीं मिल रहा तो फिर मैं कोई इस पे बहुत ज्यादा रोने वाला हूं। बट ये रैंडी ओर्टन ने जरूर बोला कि फेयरवेल टूर में उनको एक बार अपनी जो इस राइवलरी को रिविजिट तो जरूर करना है फिर से। और आपको पता भी है अब इसमें लोग कैसे चैंपियनशिप वाली चीज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अगर 2025 में फेयरवेल टूर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को मिस किया तो भाई बहुत बड़ा फंबल ही हो जाएगा। बाकी जॉन सीना के फेयरवेल टूर के ऊपर भी पॉडकास्ट पूरा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके स्पॉटिफाई चेक कर सकते हो। फिर से बता रहा हूं, अगर ऐसा लग रहा है कि सस्ता सा फीका सा इतनी हाइप नहीं फील हो रही जॉन सीना के फेयरवेल टूर की, तो उस 30 मिनट में फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 2025 में क्या चीज डिलीवर होगी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का इतने टाइम से जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स हुआ करता था अब वो जो है सेल पे लग चुका है। ये टाइटन टावर, ये वाला नाम आपने बहुत फेमस सुना होगा। अब तो स्टैमफोर्ड से हम ज्यादातर चीजें जो है होते हुए देख रहे हैं, सब कुछ अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का वहीं चल रहा है। लेकिन ये जो फेमस बिल्डिंग है अब ये जो है सेल के लिए लग चुकी है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ सब चीजें कोई ऑपरेट करती नहीं है, तो अब जो है इसको ये निकाल रहे हैं। बाकी मैंने इसलिए बता दिया कि अगर किसी को अच्छा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना तो बता दें, सोचा कोई और फायदा क्यों उठाए, अपने सब्सक्राइबर्स में से कोई एक बंदा क्यों ना बन जाए वो। देखो ये हमने सुना बहुत है ना कि बुढ़ापे में दिमाग सटक जाता है, उम्र 55 की दिल बचपन का, ऐसी बातें हमने बहुत सुनते हैं। लेकिन होगन के बारे में, हल्क होगन के बारे में जब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा आप बोलोगे कि हाँ भाई लोग सही कहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 5 साल की डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ डील साइन कर ली। इंपल्सिव शो पर वो आए थे लोगन पॉल के साथ, और फिर वो ये बोलते हैं कि जो लोगन पॉल हैं वो सबसे बढ़िया बेबी फेस हो सकते हैं। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि क्या लोगन पॉल बेबी फेस भी हो सकते हैं, और उसमें होगन का ये कहना है कि वो सबसे बढ़िया बेबी फेस हो सकते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि भाई लोगन पॉल अब तेरे को ना यूएस टाइटल जीतने की जरूरत है, ना तेरे को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने की जरूरत है। अगर तुझे कोई टाइटल अब जीतना चाहिए तो वो सीधा वर्ल्ड टाइटल ही होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया ट्रिपल एच ने तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। और ये सुन के तो आपके दिमाग के सारे तोते उड़ जाएंगे। सुनना ध्यान से, होगन ये कहते हैं कि रोमन रेंस को इस समय एक बंदे की जरूरत है, और वो बंदा अगर लोगन पॉल तू बनता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्लड लाइन की इस समय जरूरत है रोमन रेंस को, ब्लड लाइन नहीं लेकिन एक नई ही ब्लड लाइन वो बना दे लोगन पॉल के साथ, जब लोगन पॉल रोमन रेंस की जाके मदद करे। मुझे नहीं पता कौन से ऐसे दिमाग की सेल्स ने ऐसा दिमाग सोचने पर मजबूर किया होगन को कि वो ऐसी बात बोले, लेकिन फिर ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा रेला गया है ट्विटर पर। क्योंकि मतलब मैं कई बार एक्सेप्ट कर रहता हूँ यार ठीक है किसी का टेस्ट अलग हो सकता है, लेकिन इतना अलग कि भाई वो ये बोले कि रोमन रेंस और लोगन पॉल को टीम बनानी चाहिए और रोमन रेंस को साथ मिलेगा लोगन पॉल का तो बढ़िया चीज होगी। पता नहीं इसमें सेंस बन रहा है कुछ भी। रेसलमेनिया के टाइम पे आपको पता ही है कैसे वी वांट कोडी हुआ था, पूरा जो मैच है वही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना मेन इवेंट चेंज कर दिया था। अब कोडी रोड्स इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर मैं तुमको ये बता दूं कि ओरिजिनल एक्चुअल प्लान क्या था रेसलमेनिया का, तो तुम्हारे जो दिमाग है या लोगों के उस टाइम जो दिमाग है वो और ज्यादा खराब हो सकते थे। क्योंकि फिर इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो अगर रोमन और रॉक का मैच हो जाता ठीक है और फिर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का होता तो ऐसे में फिर कोडी रोड्स के लिए बचता ही क्या। फिर तो ऐसा लग रहा है भाई क्या मिड कार्ड टाइटल के लिए या फिर किसी क्या पता ऐसा होता कि रॉयल रंबल जीत के उसके बाद फिर उनको किसी मिड कार्ड टाइटल के लिए चैलेंज करवा दे, क्या पता फिर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की डायरेक्शन होती। तो उस टाइम पे तो फिर भाई जो कोडी वाले बंदे हैं उनकी बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती और ना आज के टाइम पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होते कोडी रोड्स। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई भाई वी वांट कोडी की वजह से, ये बात तो माननी पड़ेगी। एक जनरेशनल मूवमेंट थी फैंस की। देखो वाइट सिक्स के मेंबर्स को अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक सुपरस्टार रेसलर की तरह दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रोस्टर वाला पेज है अभी भी वहां पर कुछ इस तरीके से वाइट सिक्स के मेंबर्स को मेंशन या फीचर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं किया। मतलब एक्टिव जो सुपरस्टार्स होते हैं ना उस टाइम, मतलब अभी के टाइम पे वहां पे ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये जो एरिक रोवन है या फिर निकी क्रॉस है इन सबको दिखा रहे हैं, अभी इनको उस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई फीचर नहीं कर रही है। तो शायद बहुत कुछ मतलब कुछ अलग सा ही है ये। पहले तो हमको ये भी लगा था कि इनका जो ट्रांजिशन है वो होगा भी कैसे कि चलो अभी तो एक क्रीपी वाले कैरेक्टर में है लेकिन कभी जाके तो फिर ये रेसलिंग भी करेंगे तो फिर
फीचर कैसे होगा, बट वेबसाइट के अब वो चीज़ तो कर दी उन्होंने, लेकिन वेबसाइट पर फीचर नहीं है, पता नहीं कब तक होगा। है WWE अलग भी रखना चाह रही है लेकिन अलग नहीं भी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है भाई मामला। देखो ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की फ्यूड कितनी तगड़ी चल रही है उसके बारे में ज़्यादा तारीफें मुझे करने की जरूरत है नहीं। अब जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को बजाया है, क्लियर है कि बैड ब्लड में, जैसा हम रूमर्स सुन रहे हैं इतने टाइम से, कि एक हेल इन अ सेल मैच की तरफ WWE बढ़ रही है। और भाई मैं अभी से आपके दिमाग में ये चीज़ फिट कर देना चाहता हूँ कि हमने अभी WWE की हिस्ट्री में जितने भी हेल इन अ सेल मैचेस देखे हैं उसमें से शायद ये सबसे यूनिक होने की पोटेंशियल रखता है, कंसिडरिंग कितना ज़्यादा दोनों बंदे एक दूसरे के अगेंस्ट जा चुके हैं, पर्सनल जा चुके हैं। और आप खुद सोचो हेल इन अ सेल वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या मूवमेंट्स देखे हैं, ऊपर से चोक स्लैम मार देना, ऊपर से किसी को फेंक देना, ऊपर से किसी बंदे का गिर जाना, केज के थ्रू किसी बंदे का नीचे गिर जाना। जब ये सारी बातें मैं बोल रहा हूँ मुझे मिक फोली और हेल इन अ सेल जो अंडरटेकर वाला मैच था वो याद आ रहा है। आप सोचिए ये इतना पर्सनल है, तो मॉडर्न टाइम में WWE इसको किस तरीके से फिट करने वाली है। ये मैच हो रहा है भाई, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो जाए इसको देखना, क्योंकि सोचो ड्रू मैकिंटायर सिर्फ एक रॉ में ऐसा हाल कर रहे हैं सीएम पंक का, तो अब कितना ज्यादा गुस्से में होंगे। एंड सेम गोस फॉर सीएम पंक, वो बंदा भी तो तगड़ा वाला बदला लेगा। लेकिन ये फ्यूड कब खत्म होगी इसके बारे में ड्रू मैकिंटायर ने कुछ कमेंट किया, क्योंकि मेरा भी यही सवाल है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की फ्यूड खत्म हो गई है और दोनों बंदे अपने अलग अलग प्रोग्राम में जा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यहां से कोई ये ऐसी चीज जिसका मुझे एंड नजर ही नहीं आ रहा। तो ड्रू मैकिंटायर ने सिंपली कहा कि लोग मेरे से कहते हैं भाई सारी चीजें बहुत ज्यादा रियल लग रही हैं, तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं रियल है तभी लग रही है। मैं बहुत नफरत करता हूं सीएम पंक से, मुझे वो बंदा जो है एक आंख भी नहीं भाता। और उसके बाद वो बोलते हैं कि इसको एंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक सीएम पंक को मैं दोबारा से इस WWE कंपनी से उखाड़ के ना फेंक दूं या फिर हमारे ब्रांड्स ना चेंज हो जाएं। तो शायद ये WWE का एक तरीका हो सकता है सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर को सेपरेट करने का, क्योंकि खुद सोचो 3 घंटे के रॉ के शो में अगर ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक दोनों हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सब कुछ पर्सनल 1 साल की राइवलरी होने के बाद फैंस ये हजम कर जाएं कि भाई दोनों बंदे सेम शो पर तो हैं लेकिन अब दोनों को एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो भी इस राइवलरी का एंड होगा किसी एक को तो अपर हैंड मिलेगा ही। और अभी भी ऐसा कई बार हो चुका है कि एक बंदा जीता तो दूसरे वाले ने फिर काउंटर किया, जैसे सीएम पंक ने बजाया है ड्रू को, फिर ड्रू ने भी सीएम पंक को बजाया अपने मैचेस हारने के बाद। तो ये शायद WWE का तरीका हो सकता है कि ब्रांड से अलग कर दे, फिर थोड़ा सा जस्टिफाइड होगा कि भाई क्यों ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक आपस में पंगे नहीं कर रहे। बाकी अगर आपको ये वीडियो के साथ थोड़ा सा भी मजा आया हो तो इसे लाइक कर देना। रोज आ जाता हूँ मैं मुंह उठा के, तो उसके लिए यार सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप चैनल को, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।